वेलकम टू द स्क्रीन। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम फंडामेंटल एनालिसिस के हवाले से डिस्कस करने जा रहे हैं और ये फंडामेंटल के हवाले से हमारी दूसरी वीडियो है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस क्या होते हैं, टेक्निकल और फंडामेंटल का डिफरेंस क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देखें कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या है। इसमें आपने ये देखना है कि आप फंडामेंटल एनालिसिस जब कर रहे होते हैं तो आपका मेन मकसद क्या होता है कि आप किसी भी तरह से वो जो सिक्योरिटी है या जो शेयर है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू यानी एस्टिमेटेड वैल्यू निकाल सकें। ठीक है, उसके साथ साथ आप इकोनॉमिक और फाइनेंशियल फैक्टर्स जो होते हैं कंपनी के वो आप एनालाइज करें। इंडस्ट्री कंडीशंस जो हैं वो आप देख सकें उसकी, और साथ ही साथ आप इफेक्टिवनेस ऑफ कंपनी मैनेजमेंट यानी कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो किस हद तक इफेक्टिव है वो आप कंसिडर कर सकें। ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर देखना है। जैसा कि आपने देखा कि इफेक्टिवनेस ऑफ कंपनी मैनेजमेंट और मैक्रो इकोनॉमिक और माइक्रो इकोनॉमिक दोनों तरह के फैक्टर्स और जो कंपनी के इकोनॉमिक और फाइनेंशियल फैक्टर्स इन सब को कंसिडर करना आपका फंडामेंटल एनालिसिस कहलाता है। जबकि टेक्निकल एनालिसिस क्या होते हैं, इसमें आप हिस्टोरिकल जो मार्केट डाटा होता है प्राइस और वॉल्यूम का उसको आप चार्ट्स के ज़रिए या कैंडल्स के ज़रिए से जो स्टडी करते हैं, इसको हिस्टोरिकल डाटा को जो आप स्टडी करते हैं इसको टेक्निकल एनालिसिस कहा जाता है। ठीक है, तो जब भी आपने डिसीजन लेना होता है तो आप फंडामेंटल एनालिसिस प्लस टेक्निकल एनालिसिस, इसको अगर हम कहें कि 40% फंडामेंटल एनालिसिस कर लें, 40% टेक्निकल एनालिसिस कर लें, 10% आप सेंटिमेंटल एनालिसिस कर लें और 10% सीजनल एनालिसिस कर लें। इन सब को जब आप जमा करें तो आपका फाइनल एनालिसिस बनता है। ठीक हो गया, तो आपको उम्मीद है कि फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के हवाले से उसकी जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आप देखते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी से क्या मुराद है। रिटर्न ऑन इक्विटी आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो आप कैश या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर आपको प्रॉफिट जितना हो रहा है, इसको रिटर्न ऑन इक्विटी कहते हैं। इक्विटी क्या है, कंपनी की जो टोटल फाइनेंशियल आप कह लें कि करंट फाइनेंशियल कंडीशन है या करंट नेटवर्थ है, जो लाइबिलिटीज पे करने के बाद उसकी बचती है, और जितने भी उसके ज़िम्मे कर्ज हैं, जो लोन्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, तनख्वाहें हैं, बिल्स हैं, टैक्सेस हैं, वो पे करने के बाद जो उसकी इक्विटी बचती है उसके ऊपर उसका जो मुनाफा है इसको रिटर्न ऑन इक्विटी कहा जाता है। ठीक हो गया। अब आप देखते हैं कि जब आप किसी भी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल लेते हैं या फेयर प्राइस निकाल लेते हैं, तो उसके बाद आपको पता चलता है कि जो ओवर वैल्यू और अंडर वैल्यू का कॉन्सेप्ट है वो आप देखते हैं कि अगर जो आपने प्राइस निकाली है उससे प्राइस ज़्यादा है मार्केट के अंदर, तो इसका मतलब है कि ओवर वैल्यू हुई हुई है वो शेयर्स, और जिनकी प्राइस कम होती है वो अंडर वैल्यू होती है। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव फंडामेंटल एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस से मुराद होता है जिसमें क्वांटिटी इन्वॉल्व हो यानी नंबर्स हों। तो जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो ये क्वांटिटेटिव है। क्वालिटेटिव जो होता है इसमें नंबर्स नहीं होते, इसमें जो है स्टैंडर्ड, मेयार और इमेज आ जाता है। तो क्वांटिटेटिव रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन दैट शोज इन नंबर्स, नंबर्स यानी तादाद में होती है या अमाउंट में होती है, उसको क्वांटिटेटिव कहते हैं। लेकिन क्वालिटेटिव क्या होता है कि जो इमेज होता है, जो उसका मेयार होता है, उसको हम क्वालिटेटिव कहते हैं। तो ये दोनों तरह के एनालिसिस जब हम करते हैं तो ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को मिलाकर
हम फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब आप देखें यहाँ पर सपोज करें फंडामेंटल एनालिसिस में आप बिजनेस मॉडल्स को देखते हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस को देखते हैं, कंपनी के मैनेजमेंट को देखते हैं और जो है कॉरपोरेट गवर्नेंस वगैरह, ये सारे फैक्टर्स को आप लेके चलते हैं। इसके अलावा आप बैलेंस शीट को स्टडी कर रहे हैं। आपको पता है एसेट्स का मैंने बताया था कि जो कंपनी के होते हैं एसेट्स ऐसी मसलन वो प्रॉपर्टी आ गई, उसका जो बैंक बैलेंस है या जो उसकी पेमेंट्स आना होती हैं, लाइबिलिटीज़ जो उसने पे करनी है वो टैक्सेस हो सकते हैं, तनख्वाहें हो सकती हैं, लोन हो सकता है जो उसने लिया हुआ है, और शेयर होल्डर्स इक्विटी। इक्विटी और लाइबिलिटीज को जब जमा कर लिया जाए तो ये एसेट बन जाता है, और अगर आप एसेट में से लाइबिलिटीज को निकाल दें, माइनस कर दें, तो बाकी जो बचता है उसको इक्विटी कहते हैं। इसी तरह से जो है इनकम स्टेटमेंट का हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। कैश फ्लो जो है इसका भी डिस्कस हो चुका है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो आपको पता है जो डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस के लिए हमें चाहिए उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लो। इंट्रिंसिक वैल्यू का जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये जो एजम्पशन हम करते हैं या एस्टिमेशन करते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हुए, क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हुए, दोनों को जमा करके जो हम एक एस्टिमेटेड वैल्यू निकालते हैं किसी भी स्टॉक की, उसको इंट्रिंसिक वैल्यू या फेयर वैल्यू भी कहा जाता है। तो ये ही चीज़ हमने सीखना होती है कि हम बेहतरीन इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल सकें, और उसके बाद फिर हम पहले अपनी वैल्यू निकालें और फिर जाके मार्केट में देखें। सपोज हमने $10 वैल्यू निकाली है, या मसलन सपोज कर ले 50 रुपये निकाले। अब 50 रुपये वैल्यू है एक शेयर की, हमने निकाली और हमें मार्केट में जो शेयर है वो 30 रुपये में मिल रहा है, तो इसका मतलब है वो हमें सस्ता मिल रहा है। अगर हमारी निकाली हुई वैल्यू 50 है और हमें मार्केट में 70 रुपये का शेयर मिल रहा है, तो इसका मतलब है वो हमें महंगा मिल रहा है। जैसे मैंने बताया कि जो स्टॉक मार्केट है ये ऑक्शन मार्केट है, यहाँ पर बोली लगती है और डिमांड और सप्लाई के हिसाब से और ग्रीड और फियर के हिसाब से मार्केट ऑपरेट होती है। यहाँ पर जो प्राइसेस होती हैं वो रियल नहीं होती, यहाँ पर प्राइसेस जो होती हैं वो आर्टिफिशली जो मूव कर रही होती हैं, रियल प्राइसेस नहीं होती। इसलिए आपने पहले तो अपनी एस्टिमेटेड वैल्यू निकालनी है और उसके बाद कंपैरिजन करना है। अगर आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ, यानी कि जो आपने वैल्यू निकाली है उससे कम कीमत में, आपने 50 निकाली है और आपको मिल रही है 30 रुपये में, तो ये जो 50 और 30 का फर्क है 20 रुपये, इसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहा जाता है। तो इस मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ अगर आपको शेयर मिल रहा है तो आपने खरीदना है, अगर नहीं मिल रहा तो आपने इंतजार करना है। अब देखिए हु यूजेस फंडामेंटल एनालिसिस। तो आपको पता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं या हेज फंड मैनेजर्स होते हैं वो फंडामेंटल एनालिसिस को यूज करते हैं। डेफिनेटली फंडामेंटल एनालिसिस हमें बताते हैं कि कोई भी शेयर ओवर वैल्यू है या अंडर वैल्यू है। इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने में हेल्पफुल होते हैं, एस्टिमेटेड जो वैल्यू है। ठीक है, इसके बाद आप देखते हैं डिफरेंट मॉडल्स, ये हम जो है बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में। ये मॉडल्स हैं, 4 मॉडल है। इसको डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल कहा जाता है, डिस्काउंटेड एसेट मॉडल कहा जाता है, और इसी तरह से डिस्काउंटेड कैश फ्लो आ जाता है, रेजिडुअल इनकम मेथड आ जाता है। ये हम करेंगे बाद में, अभी इस पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं। एब्सोल्यूट वैल्यू और रिलेटिव वैल्यू में क्या फ़र्क है, इसको आप जो है वो देख लें कि रिलेटिव वैल्यू इज ऑपोजिट ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू, व्हाइल एब्सोल्यूट वैल्यू एग्जामिन द intrinsic value of an asset or company without comparing it to any other। तो इसमें उसने बोला कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो ऑलमोस्ट जो होती है वो इंट्रिंसिक वैल्यू को ही हम इसको कहते हैं, और रिलेटिव वैल्यू जो है ये इसी तरह से हम इसको देखते हैं कि ये उसके ऑपोजिट होती है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने देखा कि फॉर इंस्टेंस एन इन्वेस्टर हु लुक वेरिएबल मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये हम इस पे डिस्कस कर चुके हैं। रेवेन्यूज हैं, टोटल जो सेल्स है, कलेक्शंस आ जाती हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियोज हैं,
और इसी तरह से डिफरेंट जो है आप फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से। तो एनालिस्ट और इन्वेस्टर्स जो है यूज रिलेटिव वैल्यू एनालिसिस फॉर स्टॉक। ये आप सिंपल वर्ड्स में रिलेटिव वैल्यू को फेयर वैल्यू भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से आप जो है इसको कंसिडर कर सकते हैं। इसको आप इसमें इसमें मज़ीद हम करेंगे डिस्कस, लेकिन जो है इस पे अभी आप इतना फोकस ना करें। एब्सोल्यूट वैल्यू जो है आप इसको अभी रहने दें। ये रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल जो है ये आपने देखना है कि रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल क्या है। सिंपल वर्ड्स में अगर आप इसको कहें कि आप जब सिमिलर दूसरी कंपनीज जो हैं उनका कंपैरिजन इसके साथ आप जब करते हैं तो इसको रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल कहा जाता है। इज अ बिजनेस वैल्यूएशन मेथड दैट कंपेयर्स, तो कंपैरिजन होता है कंपनी वैल्यू टू दैट ऑफ इट्स कंपटीटर और इंडस्ट्री पीयर्स। पीयर्स कहते हैं सिमिलर कंपनी के ग्रुप को। अब आप देखें कि जब आप मसलन एक सीमेंट सेक्टर है तो आप सीमेंट सेक्टर की कंपनी का कंपैरिजन सिर्फ सीमेंट सेक्टर की कंपनी के साथ करेंगे। ऑटोमोबाइल सेक्टर है तो ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी का ग्रोथ या कंपैरिजन रेट जो होगा वो ऑटोमोबाइल के साथ करेंगे। फर्टिलाइजर है तो फर्टिलाइजर के साथ करेंगे। इसी तरह से टेक्सटाइल है तो टेक्सटाइल के साथ करेंगे। फूड है तो फूड के साथ। तो जब हम रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करते हैं तो आप जिस सेक्टर की कंपनी होती है उसी सेक्टर के साथ आप उसकी जो है कंपैरिजन करते हैं और प्राइस टू अर्निंग रेशियोज और बाकी सारी चीजें उसकी चेक करते हैं। ठीक हो गया। इसमें आपने देखना है कि एस्टिमेटिंग रिलेटिव वैल्यू ऑफ स्टॉक, ये वही एस्टिमेशन वैल्यू आ गया। ये इंट्रिंसिक वैल्यू का आपको पहले भी आपने देखा कि 4-5 मेथड से हम निकाल सकते हैं। ये रिपीटेड इसलिए दिया गया ताकि आप थोड़ा सा इसको बेहतर तरीके से समझ सकें और बार बार ये आपके सामने आए और आपको ये क्लियर हो जाए कि इंट्रिंसिक वैल्यू होता क्या है। इंट्रिंसिक वैल्यू और करंट मार्केट वैल्यू में फ़र्क क्या होता है। इंट्रिंसिक वैल्यू आपको पता है कि आपकी एक एस्टिमेटेड वैल्यू होती है और करंट मार्केट वैल्यू जिस पे कोई शेयर सेल हो रहा होता है उसको करंट मार्केट वैल्यू कहा जाता है। इसको आप स्टडी करेंगे। इसके बाद टाइप्स ऑफ जो है मॉडल्स ये सारे आगे यहाँ पे जो हमने करना है, जो इसमें सबसे अहम चीज़ है जो हमने डिस्कस करनी है, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। बुक वैल्यू आपको पता है कि जो कंपनी की दी हुई होती है अकाउंट्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बुक वैल्यू दी हुई होती है। प्राइस जो है मार्केट के अंदर होती है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो ये भी हमें हेल्पफुल होती है। और इसी तरह प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो मार्केट के अंदर इस वक्त शेयर प्राइस चल रही है और उसकी जो अर्निंग आ रही है उसकी रेशियो हम देखते हैं। और प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशो जो है कि किस हिसाब से अर्निंग जो है वो बढ़ रही है। ये 3 रेशियोज जो है ये अहम होती हैं। उसके अलावा डिविडेंड यील्ड, हम अभी डिविडेंड स्टॉक्स पे तो काम कर ही नहीं रहे, डिविडेंड स्टॉक्स हम कंसिडर नहीं कर रहे क्योंकि हमारी नज़र में अभी इस पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा हम सीख लें, पढ़ लें और उसके बाद फिर हम इसकी तरफ आएंगे। ये जो सबसे अहम फैक्टर है, हाउ टू बिकम योर ओन स्टॉक एनालिस्ट, ये सबसे अहम मैं चाहता हूँ कि आप में से हर बंदा इस बात को फोकस करे। स्टॉक एनालिसिस इज अ प्रोसेस। आपको पता है इसमें फंडामेंटल एनालिसिस होंगे, टेक्निकल एनालिसिस होंगे, सीजनल होंगे, सेंटिमेंटल एनालिसिस होंगे। ये एक पूरा प्रोसेस है जो आपने सीखना है और करना है। बेस्ट टू स्टार्ट वेयर यू आर, जहाँ पर आप हैं, जिस लेवल पर आप हैं, आप बिस्मिल्लाह करें, आहिस्ता आहिस्ता हर रोज कुछ ना कुछ सीखते जाएं। व्हाट टू एनालाइज, किसी भी कंपनी को आप देखें और उसको एनालाइज करना शुरू कर दें। पहले टेक्निकल एनालिसिस करें, फिर फंडामेंटल एनालिसिस करें, उसके बाद फिर पहले तो कंपनी को देखें और फिर उस कंपनी के अंदर जो इंडस्ट्री है, मतलब सेक्टर है, उस सेक्टर को एनालाइज करें। फिर उसका बिजनेस मॉडल जो है कि वो किस तरह से रन की जा रही है, किस बिजनेस मॉडल के तहत, उसको एनालाइज करें। फिर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है उसकी देखें, लाइबिलिटीज कैसी हैं, एसेट कितने हैं,
इक्विटी क्या है, ग्रोथ रेट क्या है, सेल्स क्या है उसकी, और उसके अलावा जो है आप उसमें देख सकते हैं कि सेल्स के साथ साथ कैश फ्लो उसका कैसा है, मैनेजमेंट क्वालिटी कैसी है, पुअर है, इंटरमीडिएट है, बहुत अच्छी है। ग्रोथ एनालिसिस जो है आप करें कि उसकी ग्रोथ पिछले 5 साल में बढ़ रही है या कम हो रही है। वैल्यूएशन दूसरे से कंपनीज के साथ कंपैरिजन करें। फिर उसके टारगेट प्राइस देखें कि वो प्राइस किस हद तक ग्रो कर सकती है, बढ़ सकती है, पोटेंशियल क्या है उसमें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप जब कंसिडर करते हैं तो आप इसके एनालिसिस कर रहे हैं, और आप जो है इसी तरह से एज ए वैल्यू इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस सीख रहे होते हैं। तो स्टॉक एनालिसिस इज अ प्रोसेस जो आपने सीखना है, और आपने इसमें स्टॉक्स को किस तरह से एनालाइज करना है, इंडस्ट्री एनालिसिस कैसे करना है, बिजनेस मॉडल्स को कैसे स्टडी करना है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को, ग्रोथ एनालिसिस, ये सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं, इनको आपने स्टडी करना है। इसके बाद ड्यू डिलिजेंस है, ये बहुत अहम 10 स्टेप्स है आपने देखना कि सबसे पहले तो कंपनी कैपिटलाइजेशन के, कंपनी का कितना जो है वो नेटवर्थ और कैपिटलाइजेशन क्या है, कंपनी की रेवेन्यू क्या है, मार्जिन ट्रेंड कैसे हैं, कंपटीटर्स कौन से हैं और कौन सी इंडस्ट्रीज जो है वो उस सेक्टर में आती हैं, वैल्यूएशन मल्टीपल्स कौन से हैं, मैनेजमेंट कैसी है, ऑनरशिप कैसी है, फ्री फ्लोट कितना है, बैलेंस शीट एग्जामिनेशन आपने करना है, स्टॉक प्राइस हिस्ट्री के, प्राइस में कितनी तेजी से फ्लक्चुएशंस आती हैं, ऊपर नीचे जाती है या स्टीडी ग्रो कर रही है, या ट्रेंडिंग है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, स्टॉक ऑप्शंस और डिल्यूशन कैसे हैं, एक्सपेक्टेशंस क्या है, रिस्क इसमें कौन कौन से इन्वॉल्व है, ये सारी चीज़ें आप स्टडी करते हैं। ठीक है, और इसके बाद फिर आप एनालिसिस करके आप ये देखते हैं, जब 4-5 मुख्तलिफ कंपनीज की आप फुल एनालिसिस करते हैं तो आपको आइडिया होना शुरू हो जाता है कि कौन सी कंपनी जो है वो बेटर है, कौन सी नहीं है। प्रीफर्ड स्टॉक क्या होते हैं, आप इसमें ये देखें कि प्रीफर्ड स्टॉक से मुराद ये होता है कि अगर कंपनी आज ही ब्लैक लिस्ट हो जाए तो उसकी जो इक्विटी होगी, जिन लोगों के पास उसके शेयर्स होंगे, सबसे पहले उनको इक्विटी दी जाएगी और उसके बाद जो है बाकी दूसरे लोगों को दी जाएगी। तो टेक्निकली दे आर इक्विटी सिक्योरिटीज बट दे शेयर मैनी कैरेक्टरिस्टिक विद debt instruments since they pay consistent dividends and have no voting rights, or preferred shareholder also have priority ओवर अ कंपनीज इनकम। इसका कंपनी की इनकम पर, डिविडेंड पर, उसके साथ साथ ब्लैक लिस्ट जब होगी तो तब भी इनको जो है, यानी कि आप सिंपल वर्ड्स में आप ये कह सकते हैं प्रीफर्ड स्टॉक्स क्या होते हैं, जिन लोगों के पास ये स्टॉक्स होते हैं उनको हर जगह पे प्रायोरिटी दी जाती है, चाहे वो प्रॉफिट देना हो, चाहे कंपनी जो है ब्लैक लिस्ट हो, ऐसी सूरत में तो हर सूरत में वो प्रायोरिटी उनके साथ एग्रीमेंट होता है और इसी बेस पे वो इन्वेस्टमेंट लेते हैं। इसी तरह से क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होते हैं, जैसे मैंने बताया कि इसमें जो है नंबर्स नहीं होते, इसमें स्ट्रेंथ आ जाती है, इमेज आ जाता है, स्टैंडर्ड आ जाता है, क्वालिटी आ जाती है। तो कंपनी के जो है क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है, इसमें आप उसका ब्रांड, उसका इमेज, उसका मार्केट रेपुटेशन, ये चीज़ों को कंसिडर करते हैं, और इनको हम ये कहते हैं कि क्वालिटेटिव एनालिसिस डील विद इनटेंजिबल एंड एग्जैक्ट जो है इंफॉर्मेशन दैट कैन डिफिकल्ट। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, उसको इंटेंजिबल एसेट्स बोला जाता है, और ये क्वालिटेटिव एनालिसिस उनके साथ डील करते हैं। टेंजिबल वो होते हैं जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, और इनटेंजिबल जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते। इसके साथ-साथ आप ये देखते हैं तो ये सारा डाटा जब आप एनालाइज़ करते हैं ओवरऑल, ये इन्फॉर्मेशन का मकसद था कि आप लोग जो है काफ़ी हद तक इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें कि इसमें सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस क्या है, उसके बाद जब आप इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं यानी एस्टिमेटेड वैल्यू निकालते हैं, किस तरह से वो निकालेंगे,
क्वांटिटेटिव एनालिसिस कैसे करेंगे, क्वालिटेटिव एनालिसिस कैसे करेंगे, ओवर वैल्यू शेयर और अंडर वैल्यू शेयर का आपको कैसे पता चलेगा, ये सारी चीज़ें। तो इसमें आपने एज ए एनालिस्ट जब एनालिसिस कर रहे होना है तो किन किन फैक्टर्स को आपने कंसिडर करना है, ये जो है ये पॉइंट्स और कौन से ये 10 स्टेप्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं एज ए एनालिस्ट और कंपनी का एनालिसिस करना है। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपने ये 10 स्टेप ज़हन में रखते हुए इन्वेस्टमेंट करनी है और इसको सीखना है। इसमें इंशाल्लाह बहुत सी ऐसी बातें हैं, अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स हो रहे हैं ताकि आपको बहुत सी चीज़ों की थोड़ी सी समझ आ जाए। उसके बाद फिर हम हर टॉपिक पे डिटेल जो है लेक्चर्स करेंगे, डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जो है वो स्टॉक मार्केट से मुतल्लिक जो मेन इंट्रोडक्शन है और जो इंट्रोडक्टरी स्टेप्स है वो हो जाए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम मज़ीद इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरफ आते हैं। एक तो पिवट पॉइंट की हमारी वीडियो है वो करते हैं और उसके बाद फिर इंशाल्लाह फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और जो है दूसरे कैश फ्लोज और इनकम स्टेटमेंट ये सारी चीज़ें करेंगे इंशाल्लाह। अपनी दुआ में याद रखें और इसी तरह से जो है प्यार मोहब्बत हमारे साथ कायम रखें। अगर आप हमारे ग्रुप के मेंबर नहीं हैं तो हमारा पेड ग्रुप है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। मंथली फ़ी 1000 है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन कर सकें और सीख सकें स्टॉक मार्केट में किस तरह से इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। आर्म PSX के नाम से आप लिख सकते हैं और आप अपना नाम लिखें, एज लिखें और नीचे दिए हुए नंबर पे आप लिखें कि मैं आपका आर्म PSX ग्रुप ज्वाइन करना चाहता हूँ, स्टॉक मार्केट सीखना चाहता हूँ। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जो हमें पता है हम आपको सिखाएं। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।